वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, वर्षा ऋतु का जितना प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है, वैसा ही दुष्प्रभाव हमारे पालतू पशुओं की सेहत पर भी पड़ता है। पालतू पशु इसलिए भी बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि इन दिनों वे हरा चारा ज़्यादा खाते हैं। हरे चारे के साथ ही उनके पेट में नुकसानदेह कीट, जीवाणु, फफूंद ये भी पहुँच जाते हैं और जो उनकी सेहत को ख़राब करते हैं। इसलिए बारिश के दिनों में पशुओं की विशेष देखभाल करनी चाहिए। इन दिनों हमारे पालतू पशुओं को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उनके क्या लक्षण हैं और उससे बचाव किस तरह से किया जाए, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं जिला रोग अनुसंधान प्रयोगशाला रायपुर से डॉक्टर रागिनी पांडे। मैडम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस विषय की विस्तृत जानकारी देने के लिए अब पहले हम आपको दिखाते हैं एक लघु फिल्म। आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। बारिश का मौसम अपने साथ हरियाली लेकर आती है। बारिश के मौसम में हर तरफ हरा भरा दिखता है। ऐसे में पशु भी नए घास का आनंद लेते हैं। पर इस मौसम में कई बीमारियां भी आती है, जिसके कारण कई बार मवेशियों की मौत भी हो जाती है। दूध देने वाली गाय का दूध कम हो जाता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि हम अपने मवेशियों का इस मौसम में खास ख्याल रखें। हर मौसम में पशुओं के लिए विशेष आहार होता है ताकि मौसमी परिस्थितियों के अनुसार मवेशियों का शरीर सही तरीके से सामंजस्य स्थापित कर सके। पशु बेजुबान होते हैं, उन्हें किसान जैसा चारा दे वैसा खा लेते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बारिश के मौसम में ज्यादा घास या गीला चारा देना पशुओं के पाचन के लिए सही नहीं होता। इससे पशुओं में दस्त लगने की शिकायत हो जाती है। जब पशु दस्त की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं तो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। दुधारू पशुओं के साथ ऐसी समस्या होने पर किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए पशुओं को गीला चारा यानी घास के साथ कम से कम 40% तक सूखा चारा जरूर दे। इससे आहार में संतुलन रहेगा। बारिश के मौसम में पशुओं को कई प्रकार की बीमारी होती है, इसलिए बरसात के मौसम में पशुओं के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
पशुओं में बारिश के दौरान गलघोटू नामक रोग पैदा हो सकता है। यह रोग मल्टोसिडा नामक जीव के कारण होता है। इस रोग का यह जीव बारिश के दिनों में पशुओं को अपनी चपेट में ले लेता है। इस रोग के दौरान पशु के शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। लंगड़ा बुखार या ब्लैक क्वार्टर यह बेहद ही संक्रामक और खतरनाक रोग है जो बारिश में मिट्टी के अंदर पैदा होता है। इस रोग का खतरा उन पशुओं को अधिक रहता है जिनके शेड का फर्श मिट्टी वाला होता है। गीली मिट्टी में इस रोग का जीवाणु बीजाणु पैदा करता है और सालों तक मिट्टी में रहता है। पशुओं के दूध को दूहने के कुछ समय बाद तक गाय के थनों का मुंह खुला होता है। ऐसी स्थिति में जब पशु फर्श पर बैठते हैं तो फर्श पर मौजूद कुछ जीवाणु थनों के अंदर चले जाते हैं। इससे थनैला रोग हो जाता है। अगर कभी मवेशी थनैला रोग का शिकार हो जाता है तो गर्म पानी में जंतुनाशक की कुछ बूंदें घोलकर थनों की नियमित सफाई करें। इससे थनैला रोग का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। किसान भाइयों को बारिश के दौरान इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि पशुओं को गीली मिट्टी में ना रहने दे। इसके अलावा उनके आसपास अधिक सफाई बनाकर रखे और पशुशाला गीली ना रहे। इसके अलावा बारिश से पहले पशुओं को रोग से बचाने वाले टीके जरूर लगवाएं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, इस लघु फिल्म के माध्यम से आपने पशुपालन के संबंध में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। आपके पशुओं को वो बीमारी कैसे हो सकती है और उसके लक्षण क्या है, बचाव क्या है, इस संबंध में हमें जानकारी देने के लिए डॉक्टर राटनी पांडे मैडम हमारे साथ हैं। अगर आप चाहें और आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं इस विषय के संबंध में तो आप भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैडम, वर्षा ऋतु का हमारे पालतू पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी, वर्षा ऋतु का पशुओं पर कुछ खास अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। जी जी। क्योंकि इस मौसम में वातावरण में बहुत जो है नमी होती है, आर्द्रता होती है और आर्द्रता इतनी ज़्यादा होती है कि इस वक्त जितने भी जीवाणु हैं, विषाणु हैं जिनसे बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तीनों हैं, तो इस समय ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जी जी। और इसमें इनकी अत्यधिक वृद्धि होती है। अच्छा अच्छा। तो जितने भी हमारे जो जानलेवा बीमारियां हैं ये सब बैक्टीरिया से ही होती है, वायरस से होती है। सीधी सी बात है कि जितनी ज़्यादा नमी उतनी ज़्यादा बैक्टीरिया या वायरस के ग्रोथ होने की संभावना इसमें सबसे ज़्यादा होती है। जी जी। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो होते हैं। तो इस वक्त जल्दी से उतार चढ़ाव जो मौसम का है ये और ज़्यादा इनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जी। तो इस बात का हमें बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। पशुपालकों के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण ऋतु हो जाती है, पशुओं को रख रखाव करना, इनकी देखभाल करना। तो इस समय जो है एक लगातार जो है निगरानी की बहुत आवश्यकता होती है कि कब क्या हो जाए इस तरीके से। तो है वर्षा ऋतु का जो है प्रभाव, तो पशुपालक एक तरफ सोचते हैं कि हमें हरी घास ज़्यादा खाने को मिलेगी, जो पशुओं के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे ग्रीन फॉडर बोलते हैं। पर ये हमेशा, जैसा कि ये बताया कि इसमें हमेशा अच्छा नहीं होता है। इस वक्त जो है पशुओं को बाहर नहीं भेजना चाहिए उनको, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हरी घास ग्रहण करें, ऐसा ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उनका फर्श है, जहाँ पशु बैठते हैं या खड़े होते हैं, तो वहाँ का जो फर्श है वो स्लिपरी ना हो, सूखा रहे। दूसरी चीज़, प्री मानसून जो तैयारी होती है जो पशुपालकों के लिए करते हैं, प्री मानसून की तैयारी, जैसे कि उनके पशु शेड में या बाड़े में जो दीवार हैं उनके जो क्रैक होते हैं कई बार, तो उसको पहले भर लें, क्योंकि क्रैक्स में सबसे ज़्यादा जो है बैक्टीरिया या किसी का टिक्स है, जू है, लार्वा है, तो सबसे ज़्यादा वो वहीं रहते हैं, उनका एक स्रोत हो जाता है उसके लिए। तो उनको भर के जो है वो प्लेन कर लें, उसको या चूने से पुताई कर लें पहले। और जो उनका शेड है, बाड़ा है, कहीं से रिसाव ना हो पानी का। पहली बात तो ये कि कहीं से कभी भी तेज़ वर्षा में पशुओं को ना भीगने दें। और अगर बहुत लगातार पानी से रिसाव हो रहा है उनके शेड में,
तो एक अमोनिया नाम की जो गैस है जो गहरी जो टॉक्सिक होती है वो रिलीज़ होती है। अच्छा। तो इसके कारण पानी पशुओं की आँख से कभी कभार पानी भी बहता है। जी जी। और स्ट्रेस में महसूस करते हैं पशु अपने आप में, और कई बार इनकी मृत्यु भी देखी गई है। जी जी। तो इस तरीके से कि जो है ये जो है प्री मानसून जो तैयारी होती है जी, वो तैयारी कर लेना चाहिए पशुपालकों को। जी, वर्षा ऋतु पे। जी। तो हमारे पालतू जानवरों का शेड कैसा हो ये आपने बहुत अच्छे से बताया। इस समय हमारे पशुपालकों को पशुओं के खान पान का विशेष ध्यान क्या रखना चाहिए? क्या चीज़ें उन्हें ज़्यादा देना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं देना चाहिए? जी, खान पान में ये है कि जैसे मैंने बताया कि तालाब के किनारे की जो घास है वहाँ पे ना पशुओं जाएं, उधर ना भेजें पशुओं को जी। क्योंकि खास करके तालाब के किनारे या किसी भी जो पानी का स्रोत है वहाँ के बगल की जो घास होती है, वहाँ के पास की जो घास होती है, सबसे ज़्यादा कीड़ों की लार्वा उसी में, वो घास सबसे ज़्यादा ग्रसित होती है लार्वा से। तो वहाँ पे ना जाएं हमारे पशु। इससे बेहतर होता है कि पशुपालक जो वहाँ की घास ले आएँ उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट के उसको पहले सुखा लें और फिर यह कुछ दिन तक इसी को उनको खाने के लिए दें जी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मुलायम घास होती है वो सबसे ज़्यादा पशु उनको ग्रहण करते हैं जी जी। सबसे ज़्यादा मुलायम घास में लार्वा होते हैं, कीड़े होते हैं, और इसमें 90% जो है पानी होता है। अच्छा। और बहुत ही कम पोषक तत्व होते हैं जी जी जी। तो इससे क्या होता है कि वो अपनी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा खुराक वो है हरी घास खा के वो अपनी पूर्ण कर लेते हैं। और कई बार पशुपालक भी सोचते हैं कि हाँ ठीक है उनका खुराक पूरा हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि उसी में ही वो अपनी खुराक खत्म कर लेते हैं और कुछ नहीं या उनको दिया जाता है, दूसरे पौष्टिक तत्व नहीं ले पाते हैं। या जैसे और भी हम बाकी समय चीज़ें देते हैं, तो जैसे सूखा चारा हो गया, खनिज मिश्रण वगैरह हो गया, तो इसके कारण क्या होता है उनका अफारा या अपच की शिकायत हो जाती है। तो अफारा या अपच से वही कि पानी ज़्यादा ग्रहण करते हैं और लार्वा उनके अंदर चले जाते हैं, कीड़े पनपते हैं। जी, तो इन चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर जैसे वो खा भी रहे हैं, जैसे ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं वो हरी घास, तो उसके साथ साथ 40% जो है सूखा चारा ज़रूर देना चाहिए या उसे मिश्रण करके दें। तो इस वक्त उस चीज़ का बहुत ही खतरा होता है। जी जी जी। और उनके तीसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया फर्श पे बहुत ज़्यादा गीला ना रहे, सूखा ही रहे, पुआल वगैरह बिछा दें। जी हाँ जी। और ये है कि खाने में उन्हें और दूसरी चीज़ देने की मतलब कोशिश करें और ज़्यादा संतुलित आहार बनाने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। जी जी जी। मैम अभी हम इसमें लघु फिल्म में भी देख रहे थे कि दुधारू पशु जो हैं उनके स्तन में ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं इन दिनों, बारिश के दिनों में। तो दुधारू पशुओं को कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं इस ऋतु में? जी, दुधारू पशुओं में सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा जो है दुधारू पशु संवेदनशील होते हैं। पहली बात ये क्यों? क्योंकि जो दूध है वो एक मीडिया हो जाता है, एक माध्यम हो जाता है बैक्टीरिया के ग्रो करने का। जी जी। वो बहुत अच्छा स्रोत उनके लिए हो जाता है। तो जैसे पशुपालक जब दूध दोहते हैं उनको, तो उस दूध दोहने के 30 से 40 मिनट तक उनको बैठने ना दें फर्श पे। अच्छा। क्योंकि फर्श पे जो है कई बार कच्चा फर्श होता है या मिट्टी भी होती है, तो इस समय सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं नीचे। और दूध दोहने के बाद उनके जो थन के जो छिद्र होते हैं वो काफ़ी देर तक खुले रहते हैं। जी जी। तो खुले होने से क्या है वो इस तरीके से जो विषाणु हैं या कीटाणु है वहाँ से प्रवेश कर जाते हैं। जी जी। तो उसके कारण जो थनैला रोग होता है जिसे मास्टाइटिस भी कहते हैं। जी। तो ये है कि उसका बहुत मतलब ये इनका बहुत खास ख्याल रखें, सबसे ज़्यादा मास्टाइटिस भी इसी समय होता है। जी जी। तो पहले तो पता नहीं चलता, कई बार दूध भी बाहर से देखने में नहीं पता चलता है, दूध तो साफ़ है, पर जो है एक अगर वो जैसे जो जिला रोग वगैरह है प्रयोगशाला अगर वहाँ पे भेजें तो वहाँ पे जो है मास्टाइटिस जो टेस्ट होता है उससे पता चल जाता है कि मास्टाइटिस है। जी जी। और अगर हो भी जाए तो घबराएं नहीं जो पशुपालक हैं, अगर होने के बाद जो है अगर एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट करें वो पशु चिकित्सक से सलाह लेके तो ये ठीक हो सकता है। जी जी। तो ये दुधारू पशु में सबसे ज़्यादा इस समय प्रकोप होता है मास्टाइटिस का। जी जी। मैम हमारे पशुपालक ये कैसे जानेंगे कि उनका पशु बीमार है? क्या लक्षण ऐसे होते हैं जिनसे देखकर पशुपालकों को सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे पशुओं को बचाव की या ट्रीटमेंट की आवश्यकता है? जी, बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि पशुपालकों को इस समय 3-4 बीमारियाँ, 4-5 बीमारियाँ तो काफ़ी जो है इस समय होती ही हैं। जी जी। सबसे ज़्यादा ये है कि शुरुआती जो होता है वो सबसे ज़्यादा खुरपका मुँहपका जो है बीमारी होती है।
ये है निमोनिया है, अपच है, अफारा है, लंगड़ा बुखार है, गलघोटू है, ये सब बीमारियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले जो खुर पका मुँह पका बीमारी होती है वो खुर वाले जानवरों में होती है, जितने भी खुर है, जैसे सुअर भी है, कई लोग पालते हैं, तो गाय में सबसे ज़्यादा है। तो वैसे ही कि जैसे अगर उनका फर्श गीला है, बहुत मिट्टी वाला है, तो ये रोग सबसे ज़्यादा होने की संभावना होती है खुर में। उनके खुर में छाले हो जाते हैं और उनके मुंह में भी छाले हो जाते हैं, जिसके कारण वो है पशु अच्छे से खाना नहीं खा पाता या उसे भूख ही नहीं लगती है। तो सबसे पहले जो एक जिम्मेदार पशुपालक है वो एक अगर सही से निगरानी रखे रोज़, तो उसे ये 3 चीज़ें अवश्य ध्यान देनी चाहिए। जैसे सबसे पहले वर्षा ऋतु में उसे दिक्कत होगी सांस लेने में, खाल की, और ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन की। तो अगर पशु जैसे इस बीमारी में मैंने बताया कि खुरपका मुंहपका जो है, तो ये वायरस से होती है ये बीमारी। तो वायरस भी जो इस समय ज़्यादा सक्रिय होता है। तो अगर मुंह में छाले हैं उसके तो वो खाना नहीं खा पाएगा, उसे भूख नहीं लगेगी। तो अगर पहले तो ये रोकथाम के लिए इसका जो टीकाकरण होता है, ये सबसे अच्छा इलाज यही है कि पहले से रोक लें टीकाकरण से। अगर किसी कारणवश अगर वो टीकाकरण नहीं कर पाए हैं और अगर वो देख रहे हैं कि ये हो चुकी है ये बीमारी, तो ये घर में ही मतलब तो उसे जो मुँह के छाले हैं उसे लाल दवाई जो होती है पोटेशियम परमैंगनेट, उससे वॉश कर लें, धो लें उसको। अच्छा। लगातार उसका मुख जो है पानी के घोल से उसको धो सकते हैं। खुर जो है उसको फिनाइल के पानी से घोल कर उसको धो सकते हैं। और फिर कुछ दिनों में जो चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक वगैरह लेके, तो ये 10 से 15 दिन में ये बीमारी से वो छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी चीज़ है जो है गलघोटू जो बीमारी बोलते हैं, इसको हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं। ये बैक्टीरिया से होता है, पास्टुरेला मल्टोसिडा से होता है। तो ये इसमें भी जो है कहा जाता है कि भैंस में सबसे ज़्यादा होती है, गाय में कम होती है, पर ऐसा नहीं है कि गाय में भी होती है ये बीमारी। तो इसमें क्या है, बहुत जो है दर्दनाक होती है, पशुपालक देख नहीं पाएंगे। मतलब ये कि सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, पशु को कमजोरी है, जो है फीवर भी, तापमान भी पशु का बढ़ जाता है, बुखार आता है। तो ये सब इसका भी जो है टीकाकरण होता है, साल में एक बार जो है इसका अवश्य करवा लें। और कई बार तो है कि इसमें गलघोटू में मृत्यु भी हो जाती है 24 घंटे के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले बात है। अगर एक पशु को हो भी गई है तो ये ध्यान रखें कि उसे अलग कर लें बाकी पशुओं से। जैसा कि बाकी सभी बीमारियों में भी यही है, जैसे थैलेला रोग में भी मैंने ये किया कि एक बार अगर एक पशु से आप दूध दो रहे हैं, तो ये है कि या तो पशुपालक जो है हाथ धो ले दूसरे पशु को जाने से पहले, ये चीज़ है। तो ये है। तीसरा है कि लंगड़ा बुखार जिसको बोला जाता है, BQ है ये, ब्लैक वाटर डिसीज इसको बोलते हैं। ये भी कीटाणु से होता है, क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई से होता है ये। तो इसमें क्या होता है, लंगड़ा बुखार नाम से ही है कि जो है जानवर का, पशु का जो पिछला या अगला पैर है, राइट या दायां या बायां कोई भी जो है वो लंगड़ाने लगता है, और गले से जो है पैर तक जो है सूजन सी आपको लगेगा कि सूजन है उसमें पशुपालन। तो ये बहुत पहले से ध्यान दें कि अगर ऐसा कुछ है तो अवश्य उस पशु में अलग से उसको रखें, उसका ध्यान दें। और इसमें बुखार आता है, पशु जो है कमज़ोरी महसूस करता है और जो है वो लंगड़ा के चलने लग जाएगा, उसके खान पान में कमी आएगी। और जो है बाकी जो है निमोनिया भी अक्सर इस मौसम में देखा गया है, क्योंकि तापमान बढ़ता है या चढ़ता है, तो इसमें क्या है उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, तापमान उनका बढ़ जाएगा, कमज़ोरी आने लग जाएगी पशु को, तो और उनकी आँख और नाक से जो है पानी बहने लग जाता है। तो ये निमोनिया, ये बीमारियाँ बहुत होती हैं इसमें। तीसरी चीज़ है जो अगर जैसे मैंने बताया कि अगर उनको बाहर हम भेज रहे हैं पशु को, हरी घास वो ज़्यादा खा रहे हैं, तो इनसे जो है कीड़े उनके ग्रहण, उनके प्रवेश हो जाते हैं उनके शरीर में। तो खास करके जो परजीवी होते हैं वो 2 प्रकार के परजीवी होते हैं, या तो जिनको बोलते हैं आंतरिक परजीवी बोला जाता है, और जो है बाहरी परजीवी बोला जाता है। तो आंतरिक परजीवी जो होते हैं, जैसे मैंने बताया कीड़ा जो लार्वा है, ये यही जो अंदर जाके हरी चारे के साथ जो अंदर चले जाते हैं, तो वो आंतरिक परजीवी होता है। और बाहरी परजीवी इस समय सबसे ज़्यादा है जो टिक्स है, फ्लाइज हैं, जूं चीचड़ वगैरह जो लग जाते हैं,
तो ये क्या है, ये और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये बीमारियां जो पैदा करते हैं वो थायलिडियोसिस बीमारी जो होती है, जी जी, ये खून में मतलब अंदर ही जो है उसके खून में ये बीमारी देखते हैं। अगर उसका सबसे ज़्यादा जो है लक्षण है, सबसे पहला लक्षण बुखार आना, अच्छा, सुस्त महसूस करना, जी जी, खाना नहीं खाना। तो अगर ये पशुपालक निगरानी के तौर पे अगर ये देखेंगे तो उसका जो है खून जांच वगैरह करवाएंगे तो उससे पता चल सकता है कि उसे थायलीरिया हो गया है। इसका भी जो है टीकाकरण होता है, एक बार होता है जीवन में, एक बार जी उसका जी, तो करवा सकते हैं। जी जी, और थायलीरियोसिस में जो है एक आइवरमेक्टिन करके आता है इंजेक्शन, तो उसको दे के उससे निजात पा सकते हैं। जी जी, तो ये सब जो है टिक्स से होता है, जो इस समय बहुत ज़्यादा होते हैं। टिक्स जो है कि एक पशु में अगर वो आए तो उनका वो खून चूसते हैं। अच्छा, खून चूसने के बाद सबसे ज़्यादा अनीमिक हो जाता है वो एनिमल, अच्छा, हीमोग्लोबिन उसमें कम हो जाता है। जी जी, और एक पशु से वो दूसरे पशु में ये बीमारी को ट्रांसफ़र करता है। जी जी जी। तो मैम, आपने इतने सारे जो रोग बताए, जी। इनमें से हमारे पशुपालक कैसे समझेंगे कि कौन कौन से रोग जो हैं संक्रामक रोग हैं, जो एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकता है, तो उन पशुओं को उनको अलग रखना चाहिए। जी, इसके क्या लक्षण हैं? जो संक्रामक रोग है वो कैसे पहचान के और अपने बाकी पशुओं को बचाए वो? जी, यही है कि थायलीरियोसिस तो नहीं, जैसे अगर साफ़ सफाई का ध्यान ना रखा जाए, जी जी, तो जैसे मैंने बताया कि एक पशु को है टिक्स तो वो दूसरे पशु में भी फैल सकता है। जी जी, तो मतलब साफ़ सफाई तो पहले रखें ही जी, ध्यान। दूसरी चीज़ है, सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग में आता है FMD जो रहता है, जी, ये जी। संक्रामक होता है, खुरपका होगा जैसे मैंने बताया, उसमें सबसे ज़्यादा जो है सलाइवेशन होगा, जी, लार सबसे ज़्यादा आएगी। जी, तो ऐसे में क्या है, उस जो पशु का है उसको अलग रख देना चाहिए। जी जी, FMD होता है, ब्रूसेला जो एक बीमारी है वो भी होती है, वो कीटाणु से होती है, ब्रूसेला एबॉर्टस। जी, उससे जो है जो हमारी पहली बार जो गाभिन करिएगा वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है। उसका जो है एबॉर्शन भी उसका हो सकता है इस बीमारी से। तो ये बहुत संक्रामक है, इस पशु को अलग रखना चाहिए। तो ये सब लक्षण जो है एक निगरानी के तौर पे अवश्य देखना चाहिए पशुपालक को कि ये सब लक्षण आए तो जो है जल्दी से इसका कम से कम बाद जो जिसका डेयरी फार्म है, जिसकी ज़्यादा पशु हैं, तो उनको इसमें बचा सकें कम से कम। जी। मैडम, आपने टीकाकरण की बात की, तो टीकाकरण किस स्टेज पे करवाना जरूरी है? बछड़े छोटे होते हैं, नवजात वत्स होते हैं, उनका टीकाकरण कब करवाना चाहिए? गाभिन जो गाय होती है उनका टीकाकरण का क्या समय होता है? और ये वर्षा ऋतु में विशेष रूप से कौन से टीकाकरण हमारे पशुपालकों को अपने पशुओं को करवाना चाहिए? जी, इस समय टीकाकरण जो है खुरपका मुहपका जो मैंने बताया वो है मार्च से अप्रैल के समय में होता है टीकाकरण। जी जी, इस वक्त जो टीकाकरण होता है उसका टीकाकरण होता है गलघोंटू बीमारी का टीकाकरण इसी समय होता है, वो करवा ले। और BQ का है जो जिसको बोलते हैं लंगड़ा बुखार, उसका भी टीकाकरण इस समय होता है साल में। मतलब जो टीकाकरण समय समय पर हमें पशुपालकों को करवाते रहना चाहिए। डॉक्टर रागिनी पांडे, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।